ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और अभी हमें ज्वाइन किया एडवोकेट जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं इमरान खान साहब की तरफ से, ख़ास तौर पे इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है मुस्तकिल, और उनकी तरफ से, उनके लीडरान की तरफ से कहा जाता है कि सिंध को छोड़ के बाकी 3 सूबों में इलेक्शंस करवा दिए जाएं। बलूचिस्तान की सूरत हाल बेहतर है और केपी के बेहतर हो चुका है, जनूबी पंजाब बेहतर हो चुका है। किस तरह से लेते हैं इस मामले को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखिए, खान साहब की ये जो एक डिमांड है, ये उनकी एक इमेच्योर सी डिमांड है कि एक सूबे को छोड़ के बाकी सूबों में इलेक्शन करवा दिया जाए। ऐसा नहीं है। इस मुल्क में जब इलेक्शन होने हैं, वो सारे सूबों में और सेंटर में इकट्ठे होने हैं। और सैलाब की सूरत हाल पे मेरा ख्याल से खान साहब को ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा नहीं है। कि उनको लग रहा है सिर्फ सिंध में सैलाब आया। साउथ पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में बहुत सैलाब की तबाहकारियां हुई हैं। और खान साहब उन किसी भी इलाके में गए नहीं हैं, वहां सिवाय एक चंद इलाकों के। देखिए, ये डिमांड उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन सियासत ख्वाहिशात का खेल नहीं है। हम्म। यहाँ पे आपको ग्राउंड रियलिटी को देख के आगे चलना पड़ेगा। खान साहब की फिर आप क्या बात करती हैं? आप देखें कि सियासत, ये इस हुकूमत में आने से पहले जब वो सिर्फ सियासत कर रहे थे तो उनकी बातें क्या थी, जब वो हुकूमत में आई तो उनकी बातें क्या थी। उनको तो अपने कॉलो फेल में इतना ज्यादा ताजाद मिलता है कि वो एक दिन की बात को दूसरे दिन की बात से अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं तो उनकी तो ना जात को कोई फर्क पड़ता है, ना वो इस चीज का ख्याल करते हैं। तो हम्म। उनकी इज्जत रहे ना रहे, या कोई बात वजनी हो या ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उनको यूटन खान कहा जाता है। और वो किसी भी टाइम पे अपनी बात से मुकर सकते हैं, जिससे उनको उनके अपने करेक्टर या क्रेडिबिलिटी पे उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि जी मेरी कोई जात की कोई इज्जत मुआशरे में कम हो रही है। वो वो उसी टाइम पे यू टर्न ले लेंगे। तो हम्म। लिहाजा ये बड़ी एक जो इमेच्योर सी डिमांड है। ऐसा नहीं है। इस मुल्क में जब इलेक्शन होंगे तो तमाम सूबों में सेंटर में इकट्ठे होंगे। हम्म। सर, चकवाल में इस वक्त जब उन्होंने आज जलसा किया तो उस वक्त एक बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से भी कही कि महंगाई हुई थी तो उन्होंने मार्च किया था और उनको रोका भी नहीं गया था। सर, इस वक्त महंगाई जो है वो 5 माह में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से क्या हिकमत अमली इख्तियार की गई? जब खान साहब की हुकूमत थी तो आपने एक महंगाई मार्च किया था, अब आगे क्या इस हवाले से कोई बयान, कोई आपने कोई हिकमत अमली तैयार की हो? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो अपनी लॉन्ग मार्च की थी, वो इसीलिए की थी कि खान साहब से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी और खान साहब से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई जिससे मुल्क के अंदर को फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। और बिलावल साहब की इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में ही ये हुकूमत आईनी और कानूनी तरीके से गई। और हम जब आए, मैं समझता हूँ अभी भी वो जो तसलसल चल रहा था खान साहब की हुकूमत के अंदर कि महंगाई बढ़ रही थी, इस हुकूमत ने भी कोशिश की, लेकिन आईएमएफ के साथ जो मुआहिदा ऐसा, ये हुकूमत उसको कंट्रोल नहीं कर पाई और ये महंगाई बढ़ती गई और इनको मुश्किल फैसले लेने पड़े। और इस महंगाई की वजह से ना सिर्फ आम आवाम तंग है, बल्कि हर पाकिस्तानी तंग है। आप देखें कि इसमें कोई भी शख्स किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखता हो, वो चाहे मिडिल क्लास का है या लोअर क्लास का है या अपर मिडिल क्लास का है, हर शख्स इस चीज से, महंगाई से तंग है और हर शख्स को ये चीज इफेक्ट कर रही है। हाँ, महंगाई हुई है, ये हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं यहाँ पे। अब मामला ये है कि इस हुकूमत को चाहिए, ये जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। बिजली के ऊपर, गैस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप देखें, वजीर खजाना जो है वो आते हैं और बयान देते हैं कि ये इमरान खान साहब की जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट था उसी का पॉलिसी का तसलसल है। तो इसमें बताएं कि हुकूमत क्या करे और आम गरीब आदमी क्या करे। हम लोग भी इसी तरह पिस रहे हैं और ये इसी तरह सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो खान साहब की गुफ्तगू है, खान साहब को चाहिए सोच समझ के गुफ्तगू किया करें। वो एक पार्टी के लीडर हैं और उनको अवाम की सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो तो ऐसे बिहेव करते हैं स्टेज पे खड़े होके जैसे वो नौटंकी बाज या स्टेज के
कोई ड्रामा आर्टिस्ट है। सर वो तो ये कहते हैं बिलावल जी साहब आप पे लोगों को तनकीद खौफ करते है हैं। इस बात का कि आप लोग इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, अवाम आपका, और वो 2/3 मेजोरिटी से आने वाले हैं आगे, तो लिहाजा ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आप इलेक्शंस नहीं करवा रहे। देखिए, ये कोई डर नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को कि कोई 2/3 मेजोरिटी से आ जाएगा। जब इलेक्शन होगा उस टाइम पे पता चलेगा कि किसको कितनी मेजोरिटी मिलती है और क्या ग्राउंड रियलिटी होती है। यहाँ पीपल्स पार्टी की उस तरह होमवर्क नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन आ रहा होगा हम मैदान में जाएंगे, करेंगे और हम मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज से पहले भी बहुत सारे इलेक्शंस के अंदर फेस किया है और बहुत सारे दूसरे लोग जीत के भी आएंगे जी, हम आ जाएंगे और आप हार जाएंगे, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी मुकाबला करती है, जीत हार बार की बात है। मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ, खान साहब को एक बात समझनी है और उनके हवारियों को भी, कि आप नौटंकीबाज जो है वो स्टेज ड्रामे के एक्टर ना बने। आप किसी दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले, खास तौर पे बिलावल साहब से के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। आप जब उनके बारे में कोई बात करते हैं, उनके दादा परदादा, उनके नाना पर नाना, यहीं पे उनकी कब्रें हैं। खान साहब, आपके बच्चे किधर हैं? आपकी बेगमात किधर हैं? कौन लोग हैं? आपका कोई बच्चा पाकिस्तान में है? आपका कोई पाकिस्तान में स्टेक है? आप तो अलीम खान और जहांगीर तरीन के टुकड़ों पे पलने वाले थे और वही आपको पाल रहे थे। आपके पास तो कुछ था ही नहीं। आज भी आपका कोई जरिया मुआश और कारोबार नहीं है कि आप किसी तरीके से कोई कारोबार शो कर सके। किस तरह आप घर चला रहे हैं? जैसे शौकत खानम चलता था वैसे ही अपना घर चला रहे, से सियासत कर रहे हैं। आप बाज आ जाए, अपने अल्फाज को बड़ा ख्याल और सोच समझ के बोले। ये नौटंकीबाज लीडर ना बने। हमारे पास भी मुंह में जबान है और हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमें आप उस नैज पे ना लेके आए कि हम अखलाकियात का दामन छोड़ें, क्योंकि हमारे लीडरशिप ने हमें मना किया हुआ है कि आपने अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना जिस तरह खान साहब छोड़ते हैं। लिहाजा इस मुल्क के अंदर जरूरत इस समर की है कि तमाम पोलिटिकल फोर्स, तमाम इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट टेबल पे बैठ के पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिटरमिन करें और कल को कोई भी इलेक्शन में जीत के आता है वो उसी पॉलिसी को के तसलसल को आगे चलाए और इस मुल्क को और मुल्क के अवाम को इस महंगाई की प्रॉब्लम से बाहर निकाले। क्योंकि जब तक इस प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। सारे लोग इसी तरह तंग रहेंगे। ना इलेक्शन किसी चीज का हल होगा और ना हुकूमत चलेगी, ना कोई इलेक्शन होगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीजों की तबाहकारियां होती रहेंगी और हम एक केओस की सूरत हाल में मुल्क के अंदर जिंदगी गुजारते रहेंगे। यहाँ पे एक चीज को मैं क्लियर करती चलूँ, यकीनन दोनों जमातों की तरफ से बयानात का सिलसिला जारी होता है और जब भी, पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि जब भी किसी के लीडर के हवाले से बात की जाएगी तो यकीनन उनके पार्टी में उनके चाहने वाले, उनके लोग जो हैं वो रद्द अमल जरूर शो करते हैं, लेकिन इन तमाम बयानात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। आगे चलते हैं। एडवोकेट जुल्फिकार अली बदर साहब, आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को इमरान खान साहब की तरफ से काफी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, खान साहब ने किसको मुतनाज़ा नहीं बनाया। उन्होंने इदारों को मुतनाज़ा बनाया, फॉरेन पॉलिसी को मुतनाज़ा बनाया, अदालतों को मुतनाज़ा बनाया, पार्लियामेंट को मुतनाज़ा बनाया, आइन और कानून की शिकनी की। तो आप किस चीज के खान साहब के ऊपर कहेंगे? ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो आइन और कानून कहता है उसी तरीके से होगी और इसका प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का होता है। प्राइम मिनिस्टर ने जो भी, जिससे भी मुशावरत करना है अपने अलाइज से, कैबिनेट से, उसी तरीके से होगा। इसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं कर सकता और ना इसमें किसी की पसंदीदगी है और ना नापसंदीदगी है कि जी फलाने नंबर के और फलाने शख्स को हमने बनाना है और फलाने को ना बनाए और इसको एक्सटेंशन दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सवाबदीद है वजीर आजम की। वजीर आजम जैसा बेहतर समझेंगे करेंगे। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी के इस चीज में नहीं है कि इसको बनाए। जो मेरिट बनता है उसको बिल्कुल देखना चाहिए और करना चाहिए। सर, सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से आपसे सवाल बिल्कुल पीपल्स पार्टी से पूछना ज़रूर चाहूँगी मैं। क्या सिलसिला है रिलीफ के हवाले से? कुछ चैनल्स पे भी हम फुटेजेस देख रहे हैं कि लोगों तक रिलीफ नहीं पहुंच सकी है।
वो टेलीविजन पे आके ये कहते हैं जनाब जी हमने वोट पीपल्स पार्टी को दिया था लेकिन 1 महीने से हम अभी भी उसी हाल में बैठे हुए हैं, हमें अब तक किसी ने अप्रोच नहीं किया। तो सर किस तरह से इलाकों को लेके चला जा रहा है, किस तरह से रिलीफ का काम आगे बढ़ रहा है? देखिए, सैलाब की तबाहकारियां जो है ना, इट्स इरिपेयरेबल लॉस। इसको एक दिन में एड्रेस करते बहुत मुश्किल है। हाँ, वहां पे सिंध की जो गवर्नमेंट है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत सारे दिन सैलाब के अंदर रहे, लोगों के बीच में रहे। वहां पे चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट के मेंबर्स आज भी हैं। आप देखें, वहां पे शहरों के शहर आबाद किए जा रहे हैं, टेंट सिटीज बनाई जा रही हैं और लोगों को राशन, कपड़े, खाने पीने की अशियाई और जो पका पकाया खाना है और जरूरियात जिंदगी की जो अशिया है उनको फराहम की जा रही हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वन टाइम प्रोवाइड की जा रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डे टू डे प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन वहां पे 3.5 करोड़ से ज्यादा के ये लोग जो हैं सड़क के ऊपर हैं और टेंट सिटीज के अंदर आबाद हैं। अभी भी लोगों को कोशिश की जा रही है कि टेंट मुहैया किए जाएं और हमें अभी भी टेंट की जरूरत है, खाने पीने अशिया और पहनने के कपड़ों की और बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जो कि ये कॉन्टिन्यूस रहेगी जब तक तमाम लोगों को सेटल नहीं कर लिया जाएगा। तो अगर इसके अंदर ये कहा जाए कि जी 100% डिलीवरी हो गई है, ये ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोगों को एड्रेस किया जा रहा है, उनको सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। जो लोग रह रहे हैं या किसी तरीके से उनको 100% सहूलियात नहीं दे सके तो उनका जायज गिला शिकवा होगा। ये तो उधर की गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर हालात के बता सकती है या उधर के, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है, जितनी मेरे पास डिटेल्स है, वहां पे ग्राउंड पे तमाम कैबिनेट मेंबर्स और वहां के लोकल लीडर्स वहां पे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और इस टाइम पे कोई शख्स वहां पे इस काम के अलावा कोई सियासत नहीं कर रहा। हम्म। सर थोड़ी देर के लिए सियासी हैड हटा देते हैं। 2010 के सैलाब के बाद काफ़ी स्पेशली पीपल्स पार्टी की तरफ से प्लानिंग्स दी गई थी कि नहरी निज़ाम के हवाले से, और काफ़ी आपकी तरफ से उस पर इम्प्लीमेंट भी किया गया। 2012 तक तो हमने देखा कि सख्ती से उन कवानीन पे अमल हुआ। उसके बाद सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया और जिसकी तबाहकारियाँ हम बाद में देख रहे हैं कि इस वक्त जो तबाहकारियाँ हमारे सामने आ रही हैं, आगे भी एक जो प्रिडिक्शन हुई है उसके मुताबिक मूनसून का सिलसिला ज़्यादा खतरनाक आगे आने वाला है। तो सर क्या समझते हैं गवर्नमेंट को, सियासी पार्टीज को किस तरह से इस मामले को लेना चाहिए और कैसे ये प्लानिंग्स को करनी चाहिए कि मामले को आगे इस तरह के मसाइल ना हो जिस तरह जैसे मामला इस वक्त हम फेस कर रहे हैं? देखिए, अगर सियासी बात ना की जाए, ओवरऑल बात की जाए, तो इस टाइम पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिसी मेकर्स को इकट्ठे सर जोड़ के बैठने की जरूरत है और वो बैठ के ये सोचें कि इस आने वाली लिहाज से और शॉर्ट यानी वाटर रिसोर्सेज की स्टोरेज है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। नंबर वन, आपने ये पॉलिसी के ऊपर देखना है कि आपने स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करनी है। दूसरा, आपने वाटर स्टोरेज करना है। तीसरा, आपने ऑल्टरनेट एनर्जी बनानी है। चौथा, आपने ये जो क्रॉप्स को पानी से तबाह हुई हैं इनको कैसे बचाना है और बम्पर क्रॉप कैसे करनी है, क्या इसकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलाइज करनी है। और पांचवी, लाइफ स्टॉक को कैसे दोबारा से ऐड ऑन करना है और कैसे उनको बचाना है। और देखे ना कि इन तमाम चीजों का कोई प्लानिंग नहीं थी और उसकी वजह से केपीके के अंदर से लेके बलूचिस्तान और सिंध और साउथ पंजाब के अंदर से इतनी ज्यादा तबाहकारियां हुई हैं। मैं समझता हूं कि इस वीकनेस को और इस डैमेज को हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए और हमें आइंदा ऐसे स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए कि जहां पे हम लोगों को स्मार्ट सिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर स्टोरेज, बम्पर क्रॉप और अच्छे लाइफ स्टॉक के साथ वहां पे लोगों को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फैसिलिटी फराहम करें और वहां पे अच्छा रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, रेल नेटवर्क हो जहां पे ये सारी चीजें बेहतर हो सकें। तो इसके लिए तमाम सूबों के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को सेंटर के साथ बैठ के प्लान करना पड़ेगा। उसके बगैर ये तो हर साल सैलाब आएगा और ये सैलाब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये तो पाकिस्तान में पहली दफा है। तो इसके बाद दीगर मुल्कों में भी ये क्लाइमेट चेंज का असर पड़ेगा और इसका आप पूरी दुनिया को इसके ऊपर बैठ के सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको मैनेज करना है। कि आज पाकिस्तान है, कल इंडिया है, ब्राजील है, वियतनाम है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है,
फिर ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, ये तो इसने आगे फैलना है, इसने रुकना नहीं है। तो इसकी प्लानिंग आज से करनी पड़ेगी और पाकिस्तान को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा कि यहाँ से बैठ के हम इनको प्रॉपर प्लान आउट करें और आइंदा आने वाले टाइम में कैसे इन जो चीजों है, क्लैमिटीज है, नेचुरल क्लैमिटीज, इनसे बचा जा सके। हम्म। सर, नौजवान नस्ल ये जानना चाहती है कि हमेशा जब भी ऐसी सूरत हाल होती है हम क्यों बाहर वालों से मदद मांगते हैं? क्या हमारे मुल्क का निज़ाम अब भी इन मामलात में इतना मुस्तहकम नहीं हुआ है कि हम इस तरह के डिज़ास्टर्स का मुकाबला कर सकें? और आगे भी अभी यही बात होती है कि जी बाहर वाले हमारी किस तरह से मदद करें? क्या हमारे पास कोई बजट नहीं होता? यकीनन नौजवान नस्ल भी ये बात जानती है कि हमारा मुल्क का एक खास बजट जो है वो इन डिज़ास्टर्स के हवाले से रखा जाता है। सर, कब तक हम बाहर वालों की तरफ देखते रहेंगे? क्यों हमारे पास प्लानिंग्स नहीं होती हैं? देखिए, मैं आपको अपना जाती इसमें व्यू पॉइंट बताता हूँ। देखिए, वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। हमें अपने मुल्क को ठीक करना है, हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें अपनी कौम को ठीक करना है, हमें अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है, हमें सीखना है दुनिया के डेवलप मुआशरों को, ऑर्गेनाइज सोसाइटीज को, वेलफेयर स्टेट्स को एग्जाम्पल बना के उनको फॉलो करना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। देखें, यहाँ पे हमारे मुल्क में जो पब्लिक पॉलिसी बनती है वो हर हुक्मरान आके चेंज करता है, अपनी मर्जी की बनाता है। फिर यहाँ पे जिन लोगों ने बिजली चोरी की, गैस चोरी की, टैक्स चोरी किया, इस मुल्क में कर्जे लेके माफ कराए, और जिन लोगों ने SROs इशू करके यहाँ पे हुकूमत का फायदा उठाया, वही लोग किसी ना किसी कार्टेल और किसी न किसी तरीके से हुकूमत का हिस्सा होते हैं, और वही हुकूमत के जराए वसाइल इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर और पॉलिटिकल लीडरशिप को ये डिसीजन मेकिंग करनी है कि यहाँ पे आपने यूथ को फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर अपनी पार्टी की पॉलिसीज जो कि कल को हुकूमत की पॉलिसीज बने, आपने इसके ऊपर काम करना है। खाली जमा खर्च से आपका काम नहीं चलेगा। और यूथ को जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करेंगे तो वो आप जो होते हैं ये फ्यूचर के अंदर की कंट्रीब्यूट करता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज जब स्टार्ट होती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हैं, और ग्रो करने से फिर उनका साइज बढ़ता है, वो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और मुल्क के अंदर यहाँ पे जो असल प्रॉब्लम ये है कि लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे आर पेइंग इनकम टैक्स, और जो रेस्ट ऑफ द पीपल है वो पाकिस्तान में टैक्स देना ही नहीं चाहते। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे करते हैं बिजली के बिलों में डाल के, जो कि अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। आप यहाँ पे तमाम बिजनेस कम्युनिटी जो कि लोकल लेवल पे बैठी हुई है, जो कि अंजुमन ताजरान है या लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या मार्केट कमेटीज हैं, उनको स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ मार्केट्स के, आप उनके कायदीन के साथ बैठें और एक ओवरऑल उनके साथ मामला तय करें कि कैसे वो टैक्स नेट के अंदर आएंगे और कैसे टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अरबोपति हैं, लेकिन वो 1 रुपया टैक्स नहीं देते। हर 6 महीने बाद नई कंपनी बनाते हैं, पिछली कंपनी को बंद करते हैं, नया अकाउंट खोलते हैं, पिछले अकाउंट को बंद करते हैं। आप बताएं कि इस मुल्क के अंदर अगर अवाम टैक्स नहीं देगी कैसे करेगा? और हुकूमत को चाहिए कि उन तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके बातचीत करके उन पे जो है पॉलिसी थोपी ना जाए, उनके साथ बैठ के मुशावरत के साथ कंसेंसस बिल्ड करके आप उनके साथ बातचीत करके टैक्स पॉलिसी बनाए ताकि टैक्स नेट के अंदर ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें। बहुत पॉजिटिव बात और बहुत पॉजिटिव आपने बयान दिया, और मैं समझती हूँ कि इसको यकीनन इंडोर्स करने की ज़रूरत है और इसको वाकई समझने की ज़रूरत है। अगर वाकई मुखलस हो के इन चीज़ों को देखा जाए तो मेरे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वही बात फिर से कहनी ज़रूरी है
कि मुल्क के हालात उसी वक्त ही बेहतर हो सकते हैं जबकि जब यहाँ के सियासी लीडर इस मुल्क से मुखलिस हो के सियासत को एक तरफ रख दें और फिर मुल्क की भलाई के लिए बात करें। इस वक्त मेरा मुल्क दो तरह के मुसीबत में का शिकार है, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां, दूसरी तरफ मईशत की तबाहाली। इन दोनों को एक ही सूरत में बेहतर किया जा सकता है जब मनसूबा बंदी की जाए, लेकिन अफसोस के हमारी मनसूबा बंदी भी सियासत की नजर हो जाती है। खुदा से दुआ है कि मामला बेहतर हो। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।